जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 17 है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर की जाँच निम्न में से कौन करता है। तो देखिए, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर रहेगा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो देखिए, BIOS जो है क्या काम करता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो BIOS एक तरीके से जगाने का काम करता है। जो सारे हार्डवेयर्स कंप्यूटर में लगे होते हैं और सॉफ्टवेयर्स, उनको जो है बेसिकली जगाने का काम ये करता है। तो इनकी जांच करता है कि ये जो है अपना जो वर्क कर रहे हैं, सारे जो पोर्ट्स हैं, सारे जो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारे अपने एक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी जाँच करता है BIOS। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो देखिए, जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो है रॉ इनपुट जो है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए जो एक सीक्वेंस कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, फॉलो किया जाता है, वो क्या है? वो है बेसिकली इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट आप कुछ भी देते हैं कंप्यूटर को, उसको कंप्यूटर स्टोर करता है, स्टोर के बाद उसको प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी जो है प्रोसेसिंग होती है। फिर उसको देखिए आउटपुट देता है उस डेटा का, और फिर उस डेटा को कंट्रोल, मान लीजिए मैनेजमेंट वगैरह जो करना होता है तो वो कंट्रोल के थ्रू होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा सही वो ए ऑप्शन रहेगा। ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। कौन सी राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है? तो देखिए, कौन सी राज्य सरकार मतलब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है भारतीय हॉकी की टीम की जो है क्या है, स्पॉन्सर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट जो है वो बेसिकली इंडियन हॉकी टीम जो है उसकी स्पॉन्सर है। और देखिए, ये अब मौजूदा टाइम के लिए, पहले भी थी ये 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीम के प्रायोजित कर रही थी उड़ीसा राज्य सरकार जो है, लेकिन अभी भी जो है फिर से उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया स्पॉन्सरशिप को। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा उड़ीसा रहेगा। एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15वें IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी स्पोर्ट्स न्यूज़ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 15th IPL की जो विजेता टीम है सभी को पता होगा, वो रही है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने ये जो है विनर का खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस के बारे में बता दूं, ये अभी फर्स्ट टाइम इसने भाग लिया था 15th IPL में, और इसके जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या हैं, इनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। तो मैन ऑफ द मैच के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैन ऑफ द मैच दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो ये गुजरात टाइटन के कैप्टन को ही, हार्दिक पांड्या को दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, स्थायी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सा है? तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है हमारा महासागर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। देखिए, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, आपने अगर उसको देखा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा वाइड भी होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम विशाल की बात करें, ग्रेट की बात करें, बड़े की बात करें, तो जो महासागर है वो क्या रहेगा, ये वाइड नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, बिगेस्ट कहेंगे एक तरीके से, वाइड नहीं बोलेंगे। तो सबसे जो बड़ा स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो कौन सा है? महासागर है। जबकि अगर सबसे ज़्यादा रिच की बात करें, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिच रहेगी, तो वो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, कौन सा इकोसिस्टम है? वो रहेगा आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, आंध्र उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र रहेगा वो आपका सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में रिच रहेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। देखिए, रिच वाला जो है ये तो पिछले साल ही आया था। जो बायोडाइवर्सिटी रिच कौन से रीजन में रहती है, तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन जो है आंध्र उष्णकटिबंधीय इसका आंसर रहेगा। तो ये लास्ट टाइम ही एग्जाम में आया था ये, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे? तो देखिए, वर्ष 1997 में जो पर्यावरण वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था क्योटो में। इसका जो आंसर रहेगा क्योटो रहेगा। और क्योटो के बारे में देखिए काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये ग्रीन हाउस के एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, तो ये 6 कैटेगरीज बनाई हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग।
एक तो है CO2, एक कौन सी है CH4। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन। उसके बाद में देखिए N2O, N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये तीसरी होगी। इसके बाद में जो चौथी है आपकी वो कौन सी है, ये है HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो HFC एक बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। एक है जो आपका PFC पर फ्लोरो क्लोरो, ये है ग्रीन हाउस गैस है। और एक है आपका SF6 का मतलब सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये 6 गैसेज जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज के अंडर में आती हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज को लिमिट करना है, मतलब एक तो उसकी रोकथाम करनी है और उसको कम भी करना है, ये इसका एम था। और ये बेसिकली कब हुआ था, ये 1997 में हुआ था। इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, 1997 में हुआ था। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था, तो ये 16 फरवरी 2005 में ये इफेक्ट में आया था। क्योंकि देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें कि आप क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, वो एकदम से उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया, साइन नहीं किए, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया इसको आने में। और देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दोहा एग्रीमेंट या दोहा अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए दोहा अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है और ये सेकंड कमिटमेंट फेज़ के लिए शुरू किया गया था। देखिए इसमें फेजेस थे, कमिटमेंट फेजेस मतलब कुछ साल के लिए फर्स्ट कमिटमेंट हो गया, और देखिए 2013 से जो है 2020 के लिए सेकंड कमिटमेंट था। तो 2012 में जो है दोहा एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए था कि आप सेकंड टर्म के लिए, सेकंड कमिटमेंट के लिए जो कि 2013 से शुरू होने वाला था, उसकी शुरुआत के लिए दोहा एग्रीमेंट हुआ था 2012 में। जुड़ा हुआ किससे, क्योटो प्रोटोकॉल से ही है। आपको अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। वैसे तो जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो 6 का आंसर है क्योटो है। 7 का जो आंसर रहेगा फ्लाइंग ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है। तो देखिए ये एक पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट है, किसका, फ्लाइंग ऐश, काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है। तो ये कोल, पत्थर के कोयले को जब जलाते हैं हम तो उससे फ्लाइंग ऐश निकलती है। कोयले को जब हम जलाते हैं तो फ्लाइंग ऐश निकलती है। और देखिए फ्लाइंग ऐश जो है बेसिकली काफ़ी खतरनाक प्रदूषक होता है। एक तो देखिए ये पर्टिकुलेट मैटर में आता है। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है ये बहुत छोटे इसके जो हैं कण होते हैं, हमारे लंग्स में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए पर्टिकुलेट मैटर जो है कई टाइप के होते हैं, 2.5 होता है पर्टिकुलेट मैटर, 10 होता है। तो ये इसमें आता है। इसके बाद में देखिए ये और क्या करता है कि पौधों की पत्तियों पे ये जमा हो जाता है। बहुत बारीक होने की वजह से पौधों की पत्तियों पे जमा हो जाएगा। आसपास के जो पौधे रहते हैं, जो भी बेसिकली क्या है, जो भी ताप विद्युत घर होते हैं, ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनके आसपास जो भी पेड़ रहेंगे उनकी पत्तियों पे ये जम जाएगा। जमने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, बाधित करता है। तो ये भी एक बेसिकली एक थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो सारा जो है खाना वाना जो प्लांट्स रहेंगे उनका रुक जाएगा, और ऑक्सीजन भी वो नहीं रिलीज़ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस में CO2 वो लेते हैं, तो CO2 नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है। इसके लिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट तो देखिए इसको रोकने के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपक जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या है ये जो फ्लाइंग ऐश है इसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो इसमें से पहले देख लेते हैं। जो सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, सिम्प्लीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वो बेसिकली मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका है उड़ीसा में, और काफ़ी फेमस है ये। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी, पहले तो आप इसको सही कर लेंगे कि ये उड़ीसा में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। बाकी और भी देख लेते हैं। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, वो असम में है। पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे, केरला में। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो देखिए जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र इसको कहते हैं इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन एरिया। तो देखिए बायोस्फीयर
रिजर्व कंजर्वेशन एरिया जो है किससे संबंधित है, वो है आनुवंशिक विभिन्नताओं से, आनुवंशिक विभिन्नताओं। तो देखिए ये जो बेसिकली क्या है, जो हेरिडेटरी बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं उनको बचाने के लिए, परिरक्षण करने के लिए ये इस तरीके की जो है कंजर्वेटिव जो एरियाज़ बनाई जाती हैं। और देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है यहाँ पे कोस्टल, मैरीन, टेरेस्ट्रियल मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं, मैरीन, इन सबको मिला के जो है एक बड़ा सा क्षेत्र जो है बना दिया जाता है। और बड़ा क्षेत्र होने की वजह से देखिए इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व हैं। तो देखिए एक बड़े एरिया का होता है जिसमें मैरीन भी आ जाए, मतलब पानी से भी रिलेटेड होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड से भी रिलेटेड होता है, कोस्टल वगैरह एरिया, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पे कई सारे जो पेड़ पौधे हैं, कई सारी जो मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी रिच होती है। तो इसलिए जो है आनुवंशिक विभिन्नताओं को परिरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए ये किया जाता है। देखिए एक साथ एक जगह पे जो है कई सारे जीव जंतु, पौधे, पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ पे एक दूसरे की जो डिमांड्स है उनकी उसको वो पूरी होती रहेगी, और पूरी होने की वजह से जो पर्यावरण है, जो बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट है, वो सही तरीके से काम करेगा। तो ये इसका जो है मेन उद्देश्य होता है। इसको मतलब हम कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल जो यूज़ है, सस्टेनेबल जो लाइफ है वो इसमें अच्छे तरीके से रहती है, सर्वाइव करते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये बेसिकली किस में रहा था, जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, उसमें कल्याण मंडप की काफ़ी जो है एक तरीके से विशेषता रही है। कल्याण मंडप में क्या करते थे, ये जो भी कोई त्यौहार या कुछ उत्सव होता था उसमें देवी देवता की जो है प्रतिमा को स्थापित करते थे, और फिर जो है डिवाइन या दैवीय विवाह को आयोजित करते थे। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कल्याण मंडप का मतलब बेसिकली आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है उससे जुड़ा हुआ था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था नेशनल कांग्रेस में, भारतीय नेशनल कांग्रेस में, तो वो कब लिया था, वो लिया था कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। तो इन 1901 he has taken participation in the कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड्स, देखिए रैमजे लिखा हुआ है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, इंग्लिश में जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है रैमसे, रैमसे लिखा जाता है, SAY होता है ये। अब इसको हम जैसे भी है मैंने आपको बता दिया है। 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड्स के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। और ये जो है देखिए रैमसे जो मैकडोनल्ड्स था उसने 1932 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया था, सांप्रदायिक पंचायत बना दिए थे। ये किससे रिलेटेड था, तो देखिए ये बेसिकली रिलेटेड था अछूतों के लिए, अछूतों के लिए जो भी अनटचेबल्स थे या जो भी दलित वर्ग से बेसिकली इसको हम कहेंगे दलित वर्ग था और अनटचेबल्स थे, उनके लिए ये एक अलग से उसने क्या बना दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया था। और इसमें कहा गया था कि जो विधानमंडल होंगे, जो लेजिस्लेचर्स होंगे, उसमें कुछ सीटें जो रहेंगी वो दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो है रिजर्व कर दी जाएंगी। और इसके अलावा उनके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन मंडल होगा बेसिकली जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो भी एक अलग तरीके से होगा। तो पहले से ही देखिए मुस्लिम और सिख जो थे 1909 का अगर आपको याद आ रहा है तो 1909 में जो है मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे उसमें। और देखिए 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड्स ने क्या कर दिया था, दलितों अछूतों को भी क्या दे दिया था, एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। मुस्लिमों और सिखों को पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, तो देखिए माइनॉरिटीज़ पहले से ही माने जाते थे जो मुस्लिम और सिख हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। देखिए दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न से होती है, FU से होती है, फिजन से नहीं होती है। तो फिजन आप इससे जो है याद नहीं रखेंगे, सूर्य की ऊर्जा से आप न्यूक्लियर फ्यूज़न याद रखेंगे। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, दो जो न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जो है बेसिकली क्या कहा जाएगा, दो न्यूक्लियस जब मिलते हैं, हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, ये हीलियम का निर्माण करते हैं, He का निर्माण करते हैं, हीलियम का, प्लस एनर्जी बहुत मात्रा में निकलती है। तो इसलिए नाभिकीय
संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न करता है। और देखिए ये जो है इसको H2 को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है, क्योंकि दो जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर निकलती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर निकलती है? तो देखिए 8 राज्यों से होकर निकलती है, हमारे देश के 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसमें जो है कौन कौन से राज्य हैं, पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि जो झारखंड है, इनमें से जो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो है झारखंड ऑप्शन सही रहेगा। बाकी इसके अलावा आप जो है वेस्ट से शुरू करेंगे तो देखिए गुजरात आ जाएगा आपका, राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद में MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा और वेस्ट बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा भी आ जाएगा और एक मिजोरम आ जाएगा। तो 8 राज्य जो हैं वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग आधे से मतलब एक तरीके से इक्वली डिवाइड करती है इंडिया को 2 पार्ट्स में, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट में। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए DPSP जो है हमारे भारतीय संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड किए गए हैं, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? उनका उद्देश्य है बेसिकली सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो देखिए सोशल और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने का एक तरीके से लक्ष्य रहा है DPSP के द्वारा। तो देखिए DPSP के बारे में मैं आपको बता दूं, डिटेल्ड वीडियो मैंने कराई हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। 36 से लेके 51 तक जो हैं DPSP आते हैं। और बेसिकली DPSP क्या है? एक तरीके से डायरेक्टिव्स हैं मतलब एक तरीके से निर्देश हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। जो भी स्टेट है, या मान लीजिए स्टेट इन द सेंस जो हमारी कंट्री है उसकी जो सरकार है, या जो स्टेट्स हैं उनकी जो सरकार है, वो क्या करेगी? लोगों के सामाजिक मतलब सोशल हित के लिए और इकोनॉमिक हित के लिए क्या करेगी? काम करेगी। और देखिए ये बेसिकली एडवाइजरी है। ये आप जो है अगर आप ऐसा नहीं करती है सरकार, तो आप ये नहीं कि कोर्ट में उसको सम्मान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? नॉन जुडिशियबल है, और इसके लिए आप जो है सरकार को कोर्ट में नहीं बुला सकते इन आर्टिकल्स के तहत। तो बाकी देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें है कि एक सोशल वाली चीज़ आपकी आ गई, और ये गांधीनियन प्रिंसिपल पे है। और इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा लिबरल टच है वो भी DPSP में आता है। तो आप ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखेंगे। और इनका जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में सहायक करना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो देखिए कोई कानूनी विधेयक जो है, कोई स्टैट्यूटरी जो बिल है, वो संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोनों में से संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। एक पटल पर मतलब ये जो बेसिकली कोई भी बिल है, स्टैट्यूटरी बिल है, तो वो किस में रखा जा सकता है? वो दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी रखा जा सकता है। और जो विधानसभा होती है स्टेट्स की, और विधान परिषद अगर है तो उनमें भी ये रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो मनी बिल की बात हो रही है, तो मनी बिल अगर जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल 110 जो है रिलेटेड है मनी बिल से, तो वो मनी बिल जो है किस में रखा जा सकता है? मनी बिल हो या फिनेंशियल बिल हो। तो देखिए 110 का जो सब क्लॉज 1 है, और उसमें और भी जो सब क्लॉसेज हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके अंतर्गत जो भी मनी बिल्स या फिनेंशियल बिल्स आएंगे, उनको सिर्फ आप लोकसभा में ही रख सकते हैं, उनको लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो लोकसभा में ही ऑरिजिनेट हो सकते हैं, सिर्फ राज्यसभा में ऑरिजिनेट नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर स्टेट की बात करें तो सिर्फ जो विधानसभा होगी, विधानसभा जो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी में ही आप इसको क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑरिजिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा में नहीं हो सकता ये। इसके अलावा देखिए अगर राज्यसभा की पावर्स की बात करें मनी बिल के लिए, तो मनी बिल के केस में राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको लौटाना होता है, वापस करना होता है। अपने रिकमेंडेशंस राज्यसभा दे सकता है, लेकिन लोकसभा के ऊपर होता है कि लोकसभा उसको माने या ना माने। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने उसको वापस नहीं किया, तो उस केस में उस बिल को पास मान लिया जाता है, मनी बिल जो है पास मान लिया जाता है। और इसमें फिर जो है लोकसभा इसको पास कर देता है, राज्यसभा से भी इसको पास मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति को तो साइन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के कहने पे ही या राष्ट्रपति के ही बेसिकली एडवाइस पे ये
इनिशिएट किया जाता है, ऑरिजिनेट किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेसिकली नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, तो ये तो सभी को पता है। इसका आप आर्टिकल थोड़ा सा याद रख लेंगे, आर्टिकल 126 है इसका। आर्टिकल 126 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, तो बेसिकली तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रहा है, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये कार्यवाहक का मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अगर मान लीजिए जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो किसी वजह से या तो रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब उनका पद जो है रिक्त हो जाता है, या अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं। मान लीजिए कोई मेंटल स्थिति खराब हो गया, कुछ भी इस तरीके के केस में जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या करेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 126। तो आप इसको याद रखेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में थोक मुख्य सूचकांक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हैं, उनमें से कौन सा संस्थापक कार्यालय जारी करता है? तो देखिए जो WPI के आंकड़े हैं उनमें से इसको कौन जो है जारी करता है? तो इसको जो जारी करता है वो बेसिकली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसको कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसको क्या करता है? जारी करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूनिट 6 जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर जो है तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली ऐसा कौन सा रिसर्च डिज़ाइन होता है इन विच रिसर्च डिज़ाइन यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट द बेसिकली कॉन्टिन्यूसली फैक्चुअल कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अनुदैर्ध्य धैर्य अध्यापन अभिकल्प जो है इसका आंसर रहेगा। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन कहा जाता है। इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन में क्या होता है? यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर योर रिसर्च, ये इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो देखिए जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है उसका एम क्या होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का एम होता है बेसिकली कि इसमें तो देखिए जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है उसका एम होता है बेसिकली व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मान लीजिए आपस अंदर ही किसी भी स्टूडेंट के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ डाउट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी कामगर रहता है विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा रहेगी। और ये बेसिकली किस पे आधारित होता है? ये विद्यार्थी पे ही आधारित होता है। देखिए ट्रेडिशनली टीचर क्या करता था? लेक्चर दे दिया उसने, बोर्ड पे लिख दिया, और उसमें स्टूडेंट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता था। लेकिन विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी का रोल ज़्यादा रहता है, और इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं उनको बेसिकली ज़्यादा एड्रेस किया जाता है। और इसमें देखिए शिक्षार्थी जो है स्टूडेंट है उसके हित के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी विवेचना भी निहित होती है, उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। और ये स्वयं मूल्यांकन वगैरह चीज़ें भी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवेल्युएशन भी इसमें होता है। और देखिए उसके पर्सनैलिटी को एनहांस किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को, जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस किया जाता है। इसी को विद्यार्थी केंद्रित कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थी केंद्रित की और भी विशेषताएं होती हैं और भी एडवांटेजेस होते हैं कि जैसे आप अपने आप से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी, तो देखिए ये भी इसी में आ जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी जो रहेगी जिसमें बच्चा जो है अपने आप को समझने की कोशिश करता है, ये भी इसी में रहेगा। इंडिविजुअली डेवलपमेंट की बात रहेगी, वो भी इसी में रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। निम्नलिखित में कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो देखिए इंटरव्यू का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें इंटरव्यू का प्रकार जो है विशेष
इंटरव्यू का प्रकार नहीं है। विशेष मतलब स्पेशल वाली चीज़ जो है इंटरव्यू में नहीं आती है। इसमें जो प्रकार रहेंगे वो बेसिकली देखिए, एक तो रहेगा अर्थ संरचित, अर्थ जो है संरचित जो है वो इसका प्रकार रहेगा। अर्थ संरचित का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, संरचित जो होते हैं वो भी इंटरव्यूज़ होते हैं। संरचित का मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर्ड। अर्ध संरचित भी होते हैं। अर्ध संरचित मतलब जो है अर्ध संरचित जो था ये सेमी स्ट्रक्चर्ड था। संरचित जो हो गया बेसिकली स्ट्रक्चर्ड हो गया, और असंरचित का मतलब हो गया जो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसका मतलब ये है, और बाकी विशेष जो है इसमें नहीं आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि जैसे अक्षय कुमार ने, एक आपने इंटरव्यू देखा होगा, अक्षय कुमार ने जो नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था वो इन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनसंरचित में आएगा, संरचित में आएगा या असंरचित में आएगा? तो ये आप बताएंगे बिल्कुल। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें इसमें आती हैं, शोध वगैरह भी। बेसिकली शोध के लिए अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वो भी साक्षात्कार के प्रकार में आएगा। बेसिकली क्या कहेंगे उसको? शोध साक्षात्कार कहेंगे। और एक जो नाम होता है वो होता है उपचारात्मक साक्षात्कार। तो ये भी रेमेडियल के लिए, कोई रेमेडी देनी है तो उसके लिए अगर साक्षात्कार हो रहा है, मान लीजिए अभी कोविड फैला था तो उसके लिए किसी डॉक्टर का साक्षात्कार किया, तो वो बेसिकली किस में आएगा? उपचारात्मक या रेमेडियल साक्षात्कार में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? तो C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी OS X जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ क्या है? C++ देखिए बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये C का ही क्या है? एक अपडेटेड वर्जन है। C भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और ये किसने इसकी रचना की ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डेनिस रिची ने इसकी रचना की थी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, डक डक गो एक क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, काफ़ी फेमस भी हो रहा है अभी ये। तो डक डक गो जो है वो बेसिकली एक सर्च इंजन है। जो डक डक गो है वो बेसिकली क्या है? सर्च इंजन है, और इस सर्च इंजन में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है यूरोप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। अब देखिए इसमें एक विशेषता है। इसमें विशेषता क्या है कि जैसे गूगल है, गूगल अपने जो भी यूज़र्स होते हैं उनका डेटा जो क्या करता है? स्टोर करके रखता है। डक डक गो जो है ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, तो इसलिए भी ये लोकप्रिय है यूरोप में। और आप अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसको कई बार इसका नोटिफिकेशन आप देखते होंगे डक डक गो का, कभी आपने यूज़ भी किया हो। 24 क्वेश्चन है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो देखिए वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम ये सभी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक ये जो वीडियो मेल है ये एक तरीके से आप इसको ईमेल मान लीजिए। जैसे ईमेल में आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, इस तरीके के एक्सटेंशंस भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल में आप वीडियो जैसी ही चीज़ें भेज सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स वीडियो से ही रिलेट होता है। वीडियो क्लिप आपको कोई भेजनी है, वीडियो कोई मैसेज भेजना है, मल्टीमीडिया मैसेज भेजना है, तो वो आप इसके थ्रू भेज सकते हैं, वीडियो मेल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? तो देखिए 250वीं जयंती जो मनाई जाएगी पूरे एक साल तक के लिए मनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियतें जो हैं इतनी बड़ी हैं ये। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। तो राजा राम मोहन राय आपको पता है कि इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं काम किए हैं देश के, सोसाइटी के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए इन्होंने। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सती प्रथा इन सब के लिए जो है काम किया था। और इनको क्या क्या कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एक तो इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत इंग्लिश में कहेंगे इसको पॉइनर ऑफ रिनेसा। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है इन्होंने चलाए थे। आधुनिक भारत का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये देखिए याद रखेंगे आप, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा इनको कहा जाता है। न्यू मॉर्निंग स्टार भी इनको बोला जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, फोर रनर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी इनको कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए इसके उपलक्ष्य में ये जो 250वीं जयंती मनाई जा रही है, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसमें एक पुस्तकालय का जो है
शुभारंभ हुआ है। कोलकाता में एक वर्चुअल माध्यम से राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन इनडायरेक्टली जो है आपसे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय या किसकी जयंती पर किसकी जयंती पर जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है वर्चुअल रूप से, वर्चुअल माध्यम से। तो इसका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। हाल ही में लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए गति शक्ति संचार पोर्टल जो है किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। गति संचार पोर्टल इसमें आता है, संचार इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके अंदर गति आएगा, मेटी के अंदर आएगा ये। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अप्रैल 2022 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए सिर्फ एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। इनका नाम है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी मंगोलिया के उलन बटोर में। मंगोलिया के उलन बटोर में, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? अनुमानों का आधार क्या है? तो देखिए गरीबी किस हिसाब से नापी जाती है या अनुमान लगाए जाते हैं? तो इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा परिवार का उपभोग व्यय। परिवार जो है, कोई भी फैमिली है, उसका कंजम्पशन कॉस्ट कितनी है, कंजम्पशन कितना कर रहा है, कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, वो इसका एक मानक रहेगा, अनुमान रहेगा। और इसको बेसिकली और भी मेथड से नापते हैं, जैसे इनकम मेथड से भी इसको नापा जाता है, आपकी इनकम कितनी है उससे भी आपकी गरीबी को नापा जाता है। इसके अलावा देखिए आप कितना जो है बेसिकली एक कैलोरीज लेते हैं उससे भी नापा जाता है। तो देखिए एक जो अनुमान है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो रूरल एरिया में लगभग 25% के करीब जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और अर्बन एरिया में 13% से नीचे जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये प्लानिंग कमीशन का अनुमान है। और बाकी देखिए और कई सारे पैरामीटर्स भी हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है और देखिए रिलेटिव पॉवर्टी, इन सब के लिए अलग अलग मापदंड है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इनकम मेथड और कंजम्पशन कॉस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है गरीबी अनुमूलन के लिए। और प्लानिंग कमीशन की अगर बात आ जाए कि प्लानिंग कमीशन के किस जरिए से नापता है, तो वो कैलोरी के बेसिस पे नापता है। पिछले टेस्ट में हमने देखा था कि अगर आपकी 2100 कैलोरी है अर्बन में, तो आप जो है इससे नीचे आप ग्रहण कर रहे हैं एक दिन में, तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अगर 2400 कैलोरीज आप रूरल एरिया में ग्रहण कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये प्लानिंग कमीशन के जो है मापदंड है। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी अगर शोधार्थी है, रिसर्चर है, वो मिड डे मील हस्तक्षेप, मिड डे मील का जो इंटरवेंशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके क्या कारक थे और उसके क्या जो है इफेक्ट की वजह से जो है उसके क्या कारक रहे होंगे, तो उसका पता लगाना है। तो बेसिकली वो कौन सी रिसर्च मैथडोलॉजी को यूज़ करेगा? तो इसके लिए जो रिसर्च मैथडोलॉजी वो यूज़ करेगा वो बेसिकली रहेगी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड रहेगा कार्योत्तर पद्धति। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में देखिए क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ हो गई है उसके इफेक्ट से जो है उसके कारण का पता लगाया जाता है। मान लीजिए भूकंप आ गया है, तो अभी भूकंप तो आ चुका है, तो क्यों आया होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सारी चीज़ें जो है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में यूज़ किए जाती हैं। कार्योत्तर पद्धति में जो है इसका स्टडी की जाती है। तो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में अगर मिड डे मील क्यों आया था, तो ये इसके इफेक्ट से पता लगाया जाएगा कि अभी जो है इसका क्या इफेक्ट चल रहा है, क्या इसने काम किया है, कितने लोग जो हैं, मान लीजिए जैसे जो अटेंडेंस रेशियो है वो बढ़ा है स्कूल्स में और जो बेसिकली भर्ती थी, एडमिशन्स हैं वो ज़्यादा होने लगे, तो इनके इफेक्ट को देखते हुए इसके इंटरवेंशंस को, इसके कारकों को पता किया जाएगा, मिड डे मील के कारकों को। तो ये बेसिकली कार्योत्तर पद्धति एक्स पोस्ट फैक्टो से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? तो देखिए शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों, इसको कहा जाता है बेसिकली जो टीचिंग एड्स होती हैं, टीचिंग एड्स की उपयोगिता का जो औचित्य का आधार क्या रहेगा? तो इसका आधार क्या रहता है, इसका एम क्या रहेगा? इसका एम रहेगा विद्यार्थियों के अधिगम परिमाणों को इष्टतम करना।
जो विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करना है किसके थ्रू, जो भी टीचिंग एड्स रहेंगी। देखिए टीचिंग एड्स क्या होती हैं, टीचिंग एड्स बेसिकली ऐसी पाठ्य सामग्री होती है या ऐसी ऑक्सिलरीज मटेरियल्स होते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सिलरीज या टीचिंग एड्स जो हैं वो ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसी पाठ्य सामग्री होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा इन सामग्री द्वारा जो है केवल छात्रों में ज्ञान ही नहीं बांटा जाता बल्कि उत्साह जागृत किया जाता है और इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि लंबे समय तक जो छात्र हैं उनको चीज़ें याद रहें। तो देखिए मेमोरी के बेसिस पे आप क्या है, अगर प्रैक्टिकल वे में किसी चीज़ को कराएंगे, आप वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, आप ऑडियो के ज़रिए किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपको 1857 की क्रांति ही पढ़ानी है बच्चों को, तो आपने किताब के ज़रिए पढ़ा दी, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आपने क्या किया, एक छोटी सी उनको शॉर्ट फिल्म दिखाई, तो देखिए वो चीज़ आप उनको बाद में डिस्क्राइब करेंगे तो उससे देखिए एक तो ऑप्टिमिज्म उनका बढ़ा रहेगा, टीचर भी क्या रहेगा, टीचर भी बेसिकली क्या रहेगा, एक तरीके से उत्साहित रहेगा, बच्चे भी उत्साहित रहेंगे। तो टीचिंग एड्स का यही काम होता है और जो कक्षा का वातावरण है वो पॉजिटिव तरीके से रहेगा, जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा पढ़ने की चेष्टा करेंगे और ज़्यादा सीखने की चेष्टा करेंगे। तो ये शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों का जो क्या रहता है, उपयोगिता में औचित्य रहता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे होते हैं और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। इसी के साथ में मैं कहूँगा कि जिसने अभी आपको, अगर आप देखते हैं और आपको कंटेंट पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और आगे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करने का जो है प्रयत्न करें। इसी के साथ में तैयारी अपनी अच्छी रखें। ऑल द बेस्ट।